Good evening, student. Once again, I am here for revision of this chapter. Chapter is Kinship, Caste and Class, Early Societies. बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस पाठ का वर्णन पहले के व्हाट्सएप क्लासेज में मैं कर चुका हूँ और कुछ प्रश्नों को भी मैंने भेजा था आपको, आपने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। मैं पुनः इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करने के लिए हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जैसा कि हमने हड़प्पा समाज के बारे में देखा, उम्मीद लगा सकते हैं, हम यह सोच सकते हैं कि उस समय का समाज किस तरह का था। तो उस समाज में हमने प्रीस्ट या पुरोहित के बारे में भी पढ़ा था। अनुमान है, वास्तविकता क्या थी इसको हम उस समय तक नहीं कह सकते जब तक उस समय की लिपि को ना पढ़ लें। उसी के अनुसार आधार पर हम मगध के बारे में देखे थे। मगध किस तरीके से एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और एक लंबे समय तक भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। अब हमें आरंभिक समाज, अर्ली सोसाइटीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पाठ को देखना है। इस पाठ में हमने महाभारत को एक मुख्य स्रोत के रूप में देखा। महाभारत को एक मुख्य स्रोत के रूप में संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुकथांकर का नाम अग्रणी है। इस आधार पर उन्होंने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन प्रस्तुत करवाया बहुत से विद्वान साथियों के सहयोग से। तो महाभारत को मुख्य स्रोत इसलिए माना जा रहा है कि हमें उस समय के समाज के बहुत से नियमों को समझना है और हमें देखते हैं कि आज के इस भारतीय समाज में भी हम उन नियमों को काफ़ी हद तक मानते हैं। हमें महाभारत के अध्ययन से यह पता चलता है कि आरंभिक समाज के लिए जो नियम निर्धारित किए गए थे उसका पालन किया जाता था। अब हम इस पाठ में ये देखेंगे कि समाज में नागरिकों से किस तरह की अपेक्षाएं की जाती थीं। उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, उसके लिए क्या नियम निर्धारित थे, उसको लोगों को किस प्रकार पालन करना था। विवाह से संबंधित क्या नियम थे, स्त्रियों पुरुषों के लिए क्या नियम थे, क्या इन नियमों की कभी अवहेलना होती थी। तो मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि महाभारत को एक स्रोत के रूप में प्रयोग में लाकर अध्ययन करके हमें आरंभिक समाज के बारे में क्या क्या समझना है। तो देखिए, तो पहला जो तथ्य या नियम हमें समझना है वो परिवार से संबंधित है, जिसको यहाँ लिखा गया है किनशिप एंड मैरिजेज। इसके बाद हमें देखना है स्त्री का गोत्र। द गोत्रा ऑफ वुमेन। गोत्र आप सभी समझते हैं, प्राचीन ऋषियों के नाम पर इनका निर्माण हुआ है। आज भी हिंदू समाज में प्रत्येक परिवार किसी न किसी गोत्र से अपने को संबंधित मानता है। मुख्यतः 4 गोत्र थे, बाद में ये सप्त ऋषियों के नाम पर हुए। तो स्त्रियों के गोत्र के नियम कुछ और थे, पुरुषों के गोत्र के नियम कुछ और थे। पुनः हम इसमें देखते हैं कि माताएं कितनी महत्वपूर्ण थीं। इसके लिए आपको उदाहरण दिया गया है सातवाहन राजाओं का, उसका आपने अध्ययन कर लिया होगा। पुनः हमें देखना है सोशल डिफरेंसेज। महाभारत के अध्ययन से जो तथ्य सामने निकल कर आए उससे हमें समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। और आज भी भारत के समाज में जाति व्यवस्था को हम काफ़ी हद तक समाप्त पाते हैं, परंतु फिर भी पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुआ है। स्वतंत्र भारत से पहले भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा सोशल डिफरेंस जाति पर आधारित था। इसमें हमें सोशल डिफरेंस में सबसे पहले हमें देखना है उचित जीविका के लिए क्या नियम बनाए गए थे।
जीविका का अर्थ मतलब अगर हम ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो उस समय समाज कर्म प्रधान था, यानी व्यक्ति का कर्म, वो उसके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो उसकी मेरिट है, उस आधार पर उसका समाज में स्तर होता था, स्टेटस होता था। आज भी हम उस चीज़ को देखते हैं संवैधानिक रूप से, पॉलिटिकली रूप में, परंतु आरंभिक समाज में ऑक्यूपेशन के लिए कुछ नियम जो थे वो वर्णों के आधार पर आधारित थे। जैसे अगर राजा कोई होता था तो क्षत्रिय ही होगा, शिक्षा से संबंधित कार्य ब्राह्मणों को करने थे, व्यापार से संबंधित कार्य वैश्यों को करने थे, और इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करने का दायित्व शूद्रों के ऊपर था। इन वर्णों के बाद आर्यों को जो नए समुदाय यहाँ पर मिले उनको उन्होंने जात में रख दिया। इस जात के बाद जो उनको समुदाय मिले उनको उन्होंने अस्पृश्य, चांडाल के रूप में रख दिया। तो आगे हम इसमें देखेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता और 4 वर्णों के परे, यानी इन 4 वर्णों के अलावा भी जो समुदाय थे, अगर हम जंगली समुदाय की बात करें, निषाद, ठीक है, आखेटक, इन सब के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, लेकिन वो ब्राह्मणी नियम से अलग थे। इनमें क्या एकीकरण हुआ? क्या इन वर्णों ने जो अपने को समाज के ऑर्डर में सबसे नीचे पाते थे, क्या उन्होंने संघर्ष किया? इसको देखेंगे। पुनः हम इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार के लिए क्या नियम थे, अलग अलग वर्णों के लिए संपत्ति के क्या नियम थे, और संपत्ति में भागीदारी किस प्रकार की जाती है। बच्चों, इस पाठ में कुल 16 स्रोत दिए गए हैं। पाठ की कथा वस्तु अलग तरीके से है, और उस कथा वस्तु में जो भी तथ्य आए हैं उनको समझाने के लिए अलग से सोर्सेज दिए गए हैं। इन 16 सोर्सेज में से 14 सोर्सेज मैंने आपको पहले लिखकर भेजा था। उन सोर्सेज को आप एक बार पुनः देख लीजिएगा। मैं कुछ खास सोर्सेज की बात यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे एक सोर्स है यहाँ पर, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों, वाई किन्फोक क्वेरेल्ट। क्वेरेल्ट तो क्या, उन्होंने तो बहुत बड़ी लड़ाई की, महाभारत। आज महाभारत वैसे भी एक बहुत बड़े लड़ाई झगड़े के लिए शब्द यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो कथा है उसमें यही बताया गया है इस सोर्स में कि जो धृतराष्ट्र थे वो बड़े पुत्र थे, परंतु अंधे होने की वजह से वो राजा नहीं बन सकते थे। परंतु भाग्य से पांडु की मृत्यु हो जाती है तो उनको सिंहासन मिल जाता है। नियमतः ये, अगर पांडु शासन करते तो पांडवों को राज सिंहासन मिलता। और अब कहानी ये हो गई कि धृतराष्ट्र राजा बन गए, तो कौरवों के मन में ये बात आई कि जब उनके पिता राजा हैं तो पिता के बाद सिंहासन उनको मिलना चाहिए। तो महाभारत के युद्ध का मेन कारण ये है। इस सोर्स यहाँ से इस चीज़ को प्रमाणित करता है। तो यह सोर्स लिया गया है महाभारत के आदि पर्वन पर्व से, यानी जो पहला भाग है महाभारत का। दूसरा सोर्स भारत के में जो सबसे प्राचीन विधि की किताब है, जो पुस्तक है मनुस्मृति, उसका यहाँ पर वर्णन है। उस वर्णन में के आधार पर 6 तरह के विवाह को बताया गया है। दूसरा सोर्स है सातवाहन राजाओं के बारे में, जहाँ पर सातवाहन राजाओं ने अपने नाम से पहले अपने माता का नाम धारण किया हुआ है। इसमें हमारे पास अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस हैं। इस अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि सदैव नियमों को नहीं माना जाता था, कभी कभी उनकी अवहेलना भी की जाती थी। अगर हम गोत्र की ही बात करें तो बहुत सी रानियों ने जिनकी शादी
सातवाहन राजाओं में हुई, उन्होंने अपने पिता के गोत्र को नहीं छोड़ा। आगे का सोर्स जो है वहाँ है माता की सलाह या मदर्स एडवाइस। यहाँ पर गांधारी दुर्योधन को ये सलाह देती है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए, महाभारत से ही है। और ये जो दूसरा सोर्स है अ डिवाइन ऑर्डर, दैवी व्यवस्था, यानी समाज में जो वर्ण हैं वो कैसे बने हैं, इसका यहाँ पर वर्णन है, जिसको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है। और अगला सोर्स यहाँ पर प्रॉपर सोशल रोल्स, ये भी महाभारत के आदि पर्वन से लिया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। एक महत्वपूर्ण सोर्स है आपका जिसमें द्रौपदी के प्रश्न लिया गया है। तो इस व्यवस्था को अगर, इस सोर्स को अगर समझना है तो आप देखिए यहाँ पर क्या द्रौपदी पांचों भाइयों से विवाह के लिए तैयार थी? दूसरा प्रश्न, क्या द्रौपदी के पिता इस बात को स्वीकार कर सकते थे? साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है संपत्ति का, उसको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, खुद को भी हार गए, तो उन्होंने द्रौपदी को कैसे दांव पे लगाया और उसको कैसे हार सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि पत्नी पर पति का सदैव अधिकार होता है, इसलिए युधिष्ठिर उसको हार सकते थे। हालांकि इन प्रश्नों पर से विराम उस समय हट लग जाता है जब धृतराष्ट्र इन सब चीज़ों को समाप्त कर देते हैं और इस जुए में जो कुछ भी ये लोग हारते हैं उनको वापस करने की आज्ञा देते हैं। दूसरा सोर्स है स्त्री पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मनुस्मृति का वर्णन किया गया है, जहाँ मनुस्मृति में बताया गया है पुरुषों के लिए कौन कौन से तरीके हैं संपत्ति धारण करने के लिए, प्राप्त करने के, और महिलाओं के लिए। अगला सोर्स है एक धनाढ़ सूत्र, धनी शूद्र। अब ये जो सोर्स है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध वाङ्मय जो भी लिटरेचर है उससे लिया गया है। और उसमें भी एक पुस्तक है मध्यम निकाय, वहाँ से वर्णन है, जहाँ पर एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में वार्तालाप दिखाया गया है, जहाँ पर राजा यह प्रश्न करता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में सभी लोग बराबर होते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जो कच्चन हैं वो कहते हैं कि आपके अनुसार क्षत्रिय राजा है, शिक्षा पे ब्राह्मणों का अधिकार है, व्यापार पर वैश्य का अधिकार है, इन सब जगह पे धन ही दिखाई दे रहा है। अगर ये धन शूद्र के पास हो तो क्या होगा? तो राजा को ये मानना पड़ता है कि अगर धन किसी शूद्र के पास है तो ऊपर के तीनों वर्णों को अपनी सेवा में लगा सकता है। इस प्रकार से समाज में समानता को माना जा सकता है। इस सोर्स से स्थापित करने की कोशिश की गई है। एक संगम साहित्य से सोर्स लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सरदार जो दानी था, एक राजा जो दानी था, उसके बारे में बताया गया है। हमने ये देखा है कि प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। उस समय के जो कोर्ट पोएट होते थे वो अपने राजा के प्रशंसा में बड़ी बड़ी कविताओं की रचना करते थे, प्रशस्तियाँ लिखते थे। उसी तरह यह एक चलन रहा है कि राजा के दरबार में रहने वाले जो कवि होते थे उनकी प्रशंसा में कुछ लिखते थे। उसी तरह यहाँ पर भी एक वर्णन किया गया है कि एक ऐसा राजा है जो दान देने की से कभी भी नहीं थकता है और वो चाहता है कि वो अगर उसके पास कोई आए तो खाली ना जाए। इस प्रकार आप इन सभी सोर्सेज को पढ़ेंगे
और इस पाठ को और आसानी से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।